नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी-टेट के पेपर 2 का सामाजिक अध्ययन का 13वां क्लास है और इसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत या जिला पंचायत सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार। उसके बाद कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन जो तय करता है उसमें आती है आपकी राज्य सरकार और संघ सरकार। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, कि सी और डी जो होते हैं यानी कि राज्य सरकार और संघ सरकार जो होते हैं वह न्यूनतम वेतन तय करते हैं। जानते हैं इनके बारे में आपका कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम साल 1948 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। कृषि श्रमिक वह श्रमिक है जो खेती एवं उनसे संबंधित कार्यों को करता है। कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र में आते हैं। निर्माण क्षेत्र जैसे पुलों या भवनों के निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को निर्माण कामगार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दादन व्यवस्था, जिसको हम लोग पुटिंग आउट व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, की सबसे बड़ी समस्या क्या है। ऑप्शन को पढ़ते हैं। जुलाहों के पास ब्याज दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिया जाना, या व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च करना, या जुलाहों का कच्चे माल की गुणवत्ता पर कोई निर्णय न ले पाना, या जुलाहों द्वारा भेजे गए तैयार उत्पादों पर व्यापारियों का कोई नियंत्रण ना होना। तो यहाँ पे दादन व्यवस्था जो है वह जुलाहों के पास ब्याज दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। जानते हैं कि दादन व्यवस्था में व्यापारी श्रमिकों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर तैयार माल प्राप्त करता है। इस व्यवस्था में एक एजेंट ग्रामीण क्षेत्र से श्रमिकों को लेकर काम पर लगाता था, क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के पास जीवन निर्वाह की आवश्यक सामग्री नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकापार्जन के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। ऑप्शन है रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना, या अनियमित रोजगार और प्रकार बढ़ाना, या नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आज़ादी देना, या अस्थायी रोजगारों की संख्या को कम करना। तो इसमें जो होगा कि बेसिक तौर पे आपका कि रेहड़ी फेरी वाले को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाकर शहरी जीविकोपार्जन को ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न किया जा सकता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। जानते हैं इसके बारे में कि व्यापार जगत में फेरी वाला निम्न स्तर के व्यापारी होते हैं जो फुटपाथ के सहारे छोटी दुकान लगाकर या घर घर जाकर सामान बेचते हैं। फेरी वालों को बौद्धा नगर निगम या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था या अतिक्रमण इत्यादि का आलंबन को लेकर परेशान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष इलाका जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मतदान केंद्र, या सीट, या चुनाव क्षेत्र, या क्षेत्र। और कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो होता है कि एक विशेष इलाका जहाँ के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उन्हें हम लोग सीट और चुनाव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी वाला, कि बी और सी जो है उसे हम लोग बेसिक तौर पे उस नाम से जानते हैं जहाँ पे मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने जाते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला है आपका कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। अब यहाँ पे कौन सा प्रावधान था उनके बारे में जानना है। तो पहला कह रहा है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का का विवाह नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 20 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि 20 साल से कम उम्र की लड़की और 22 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। और चौथा कह रहा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि सही ऑप्शन होता है आपका ए, कि 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। यह था बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का। अब इसके बारे में जानते हैं कि हरविलास शारदा ने
बाल विवाह रोकने हेतु एक कानून बनाया और यह कानून जो है वह बाल विवाह निषेध अधिनियम के नाम से जाना गया। यह कानून भारत में 1 अप्रैल साल 1930 को लागू हुआ। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 की गई थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया साल 1978 में, और इस 78 में संशोधन करने के बाद लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई, और इसी कानून को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में आप लोगों को जानना चाहिए कि अब लड़के और लड़कियों के शादी करने की न्यूनतम आयु कर दी गई है 21 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है। ऑप्शन कह रहा है कि संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है, या ऑप्शन बी कह रहा है कि संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, ना कि उसे बाहर से थोपा गया था, या ऑप्शन सी कह रहा है कि संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है, या चौथा कह रहा है कि संविधान एक पावन दस्तावेज है इसलिए यह जीवित गुरु समान है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि संविधान लोगों की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। अब जानते हैं यहाँ पर इनके बारे में कि भारतीय संविधान भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ चलने वाला संविधान है। संविधान निर्माता भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील थे, इसलिए इसे लचीला बनाया गया। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। पहला है कि संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, दूसरा है कि संसद में दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और तीसरा है कि विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों की आदि विधायिका के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य यानी कि दायित्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। दूसरा है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, और तीसरा है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और चौथा है आपका कि पंचायतें। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। जानते हैं इनके बारे में कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से नागरिकों की रक्षा करता है। संविधान के भाग 3 के मतलब कि मौलिक अधिकार की अगर बात किया है तो भारतीय संविधान का भाग 3 जिसका अनुच्छेद है 12 से 35 तक प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपने पता होना चाहिए कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल है 6। अगर पंचायतों की बात करें तो इसका व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 9 में है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात किया जाए या दायित्व की तो इसका व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में है, और आपका 4 क में है। और यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है। अब यहाँ पे फौजदारी कानून है, तो अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा केस दायर किया जाता है, तो यह बिल्कुल आपका सही कि यह फौजदारी कानून से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टि में अपराध है, यह भी आपके फौजदारी कानून से संबंधित है। और तीसरा कह रहा है कि न्यायालय में याचिका केवल प्रभावी पक्ष की ओर से जाता है, तो यह फौजदारी कानून से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए कि ए और बी जो है वह फौजदारी कानून से संबंधित है। अब जानते हैं फौजदारी कानून में क्या चीज़ें होती है। तो फौजदारी मामले का संबंध आपराधिक कृत्यों से होता है, जैसे कि हत्या, मारपीट, डकैती, छिनैती इत्यादि सभी मामले फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी कानून के अपराधी को सजा दिलाने हेतु अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है तथा ऐसे व्यवहारों और क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में बेसिक तौर पे आपका अपराध होता है। फौजदारी मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड के आधार पर सुनवाई होती है। फौजदारी मामले में मुकदमे की शुरुआत
प्राथमिकी दर्ज कराने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं केवल प्रभावी पक्ष ना, दोनों में से कोई भी पक्ष क्या करता है कि यहाँ पर मुकदमा दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में सही है। तो यहाँ पे आपने पता है कि SC/ST एक्ट के बारे में सुना होगा, तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि ST/SC एक्ट कब लागू हुआ था, तो साल 1989 में यानी कि 1989 में। तो उससे संबंधित कौन सा कथन सही है, सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 1 का संशोधन करता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के नाम की व्याख्या करता है, उसमें किसी प्रकार के ST/SC की बातें नहीं की गई हैं। उसके बाद आपका बी कह रहा है कि इनमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूप के तौर पर पहचाना गया, तो जो बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें आदिवासी और दलित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि इसमें ऐसे कृत्यों की सूची है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि बी, सी और डी जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में सही कह रहा है। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है, मतलब बेसिक तौर पर 17 का संशोधन नहीं है, परंतु बेसिक तौर पे संशोधन है, अपितु दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को बनाया गया। 11 सितंबर 1989 को संसद से पारित हुआ और इसे 30 जनवरी साल 1990 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। और वहाँ पे ये चीज़ें किया गया कि जो भी ST/SC के साथ इस प्रकार के कृत्य करता है वह एक प्रकार से क्या है, अपराध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वृत्तांतों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित वृत्तांतों पर चर्चा कीजिए। और स्कूल में, मतलब आप यहाँ पे वृत्तांत ये है कि स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि यह किसकी प्रक्रिया है, तो आपका कह रहा है कि समाजीकरण का या अतिवादिता का या हसियाकरण का या सांस्कृतिकरण का। तो उक्त कथन जो है वह हसियाकरण का बेसिक तौर पे वृत्तांत है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अब जानते हैं आपका कि हसियाकरण कहते किसे हैं, तो हसियाकरण का अर्थ होता है कि समाज की मुख्य धारा से अलग हटना, हसियाकृत लोगों द्वारा समाज या समुदाय के गरीब कमज़ोर लोग होते हैं बेसिक तौर पे यहाँ पे। तो हत्याकरण का मतलब होता है कि समाज की मुख्य धारा से अलग हटना। और हत्याकृत लोग कौन होते हैं, तो समाज या समुदाय के गरीब और कमज़ोर लोग जो होते हैं उन्हें हत्याकृत कहता है, तथा इनको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। विद्यार्थी हिंदी भाषा न जानने के कारण कक्षा में हत्याकृत है और ऐसी स्थिति में अध्यापक एवं विद्यालय प्रशासन की कक्षा को समावेशी बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को मानकीय पक्ष है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सामाजिक समानता के मुद्दे, न्याय के मुद्दे या व्यक्तिगत व्यक्तित्व के मुद्दे, और आपसे कह रहा है कि सही विकल्प का अपने चयन करना है। तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या के मानकीय जो पक्ष है वह समानता के मुद्दे हैं और न्याय के मुद्दे हैं। व्यक्तित्व का मुद्दा सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष में नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि ए और बी जो है वह बेसिक तौर पे सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। उचित अनुचित का विवेक और नीति संगत की बात ही न्याय है तथा न्याय निष्पक्ष होने की गुणवत्ता को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है। ऑप्शन है आपका कि किसी विशेष इतिहासकार के वृत्तांत के आधार पर किसी घटना के बारे में सीखना, या घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांच करना, या आपका है कि वह तिथि याद करना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटी, या चौथा कह रहा है कि एक ऐतिहासिक घटना से जुड़े सभी स्थानों को दर्शाने वाला नक्शा। तो यहाँ पे समीक्षात्मक चिंतन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर समीक्षात्मक चिंतन जो होता है बेसिक तौर पे किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्येक तत्व की विवेचना करना समीक्षा है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बेसिक तौर पे आपका सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला, कि घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना ही समीक्षात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर देता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बहिर्वेदन आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन है क्या लावा को, या पृथ्वी के आंतरिक भाग को, या तलछट यानी कि अवसाद को, या बेसाल्ट को। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो जब हमें बहिर्वेदन आग्नेय चट्टान विषय को शुरू करना है तो सबसे पहले हमें लावा और पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए, कि 1 और 2 यानी कि लावा और पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वह बहिर्वेदन आग्नेय चट्टान को पढ़ाने से पहले शुरू करने वाला विषय है। अब जानते हैं क्योंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर तप्त तरल मैग्मा या लावा से होता है। यही मैग्मा या लावा जब धरातल पर निकलकर ठंडा होकर जम जाता है तो इसे बहिर्वेदन आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जब यही लावा बाहर निकलने से पहले ही जमीन के अंदर ठंडा होकर जम जाता है तो इसे अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थी की सहायता करेगी। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि निकटवर्ती इलाकों के खेतों में जाना। तो यह बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्र के जीवन को समझना है, अनुभवों को समझना है तो हमें निकटवर्ती इलाकों के खेतों में जाना चाहिए। यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में किसान अथवा खेतिहर मजदूर को आमंत्रित करना। ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई वस्तु विषय वस्तु के विवरणों को समझना। तो यह प्रत्यक्ष रूप से गतिविधि आधारित, मतलब यहाँ पे गतिविधि आधारित है तो पाठ्य पुस्तक गतिविधि आधारित सब्जेक्ट में नहीं आता है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। और उसके बाद कह रहा है कि स्थानीय इलाकों के खेती संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना। तो यह भी आपका बेसिक तौर पे गतिविधि आधारित किसी भी क्रियाकलाप को करने में विद्यार्थियों को मदद करेगा। तो इस प्रकार से ए, बी और डी जो है वह ग्रामीण क्षेत्र के जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने के लिए गतिविधि आधारित क्रियाकलाप है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि सुश्री मेनका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा। तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र, या सूडान में घटती जनसंख्या, या बेंगलुरु में बढ़ती आबादी, या भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में प्रवास। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि उत्प्रवास होता किसे किसे कहते हैं। तो उत्प्रवास जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देना को कहते हैं। और यहाँ पर बेसिक तौर पे कि मैंने कहा कि जैसे वह भारतीय कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रह रहा है और वहाँ से ठीक है किसी दूसरे भौगोलिक इकाई में जाकर बस जाता है वो, लेकिन है यहाँ का वह मूल निवासी, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रवास करते हैं। अर्थात अपने देश को छोड़कर विदेश में जाकर बसना ही क्या कहलाता है, आपका उत्प्रवास कहलाता है। अब यहाँ पे इसी प्रकार सुश्री मेनका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाने के लिए सूडान में घटती जनसंख्या का उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला, कि वह बताएंगे कि सूडान में जनसंख्या किस प्रकार से घट रही है, क्योंकि वह पहले तो भारत का निवासी था और भारत की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वही चीज़ें क्या कहलाता है कि एक जगह जहाँ का वह मूल निवासी हो और वहाँ से छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाकर बस जाना ही क्या कहलाता है, आपका उत्प्रवास कहलाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का अपने को चयन करना है। तो जानते हैं यहाँ पर कि नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रा को भाग लेने के लिए कहना। तो यह बिल्कुल सही है कि अगर हमें शहरी प्रशासन के समझ को विकसित करना है तो यहाँ पे सही होगा कि नगर निगम, क्योंकि नगर निगम शहरों में होता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि छात्रों से उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून है उनकी सूची बनाने के लिए कहना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में ले जाना। तो ये भी सही है, गतिविधि आधारित है और मेयर शहर में ही होते हैं। और चौथा कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को शामिल करना। तो इससे बेसिक, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है और शहरी क्षेत्रों में भी चल रहा है, तो इस प्रकार से आपका यह समझ विकसित नहीं कर सकता है कि शहरी गतिविधि का प्रशासन किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका बी वाला, कि 1 और 3 जो है वह शहरी प्रशासन की समझ को छात्रों में विकसित करेंगे। अब जानते हैं यहाँ पर बेसिक तौर पे कि
यहाँ पर कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वह 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। राष्ट्रीय स्तर का अभियान है यह, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपका चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर साल 2014 को की गई थी। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका जो होता है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके। ऑप्शन है वायुदाब, आर्द्रता, पवन चक्की संयंत्र वाले स्थान या चक्रवात। तो यहाँ पर जब हमें पवन ऊर्जा उत्पादन पर पाठ पढ़ाना होगा तो शिक्षक को सबसे पहले, ठीक है, वायु दाब के बारे में पढ़ा दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे से पवन तंत्र को समझ सकें। अब यहाँ पर जानते हैं कि क्योंकि मतलब कि गतिमान वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च वायुदाब पेटियों में पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में और उसके बाद डायनमो यानी कि जनयंत्र की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जहाँ पर अधिक वायु दाब होगा, ठीक है, वहीं पर क्या होगा, पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं और वहीं से पवन ऊर्जा आपका उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले वायु दाब को पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलन के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। पहला कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटनाओं पर शोध करना। दूसरा कह रहा है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों के जनसंहार पर एक वृत्तचित्र दिखाना। और चौथा कह रहा है कि भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ाना। और चौथा कह रहा है कि उत्तर अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। तो यहाँ पर नागरिक आंदोलनों की बात कर रहा है, तो नागरिक आंदोलनों के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी आपका डी वाला कि उत्तर अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। अब जानते हैं यहाँ पर कि आपका कि नागरिक आंदोलनों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के उनके अधिकारों को दिलाने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। बाकी सारे आपके नागरिक आंदोलन से संबंधित नहीं है, ठीक है, या किसी न किसी एक समुदाय से संबंधित है और यहाँ पे पूछा गया आपका नागरिक आंदोलन, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। अगला क्वेश्चन है कि छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगा। ऑप्शन है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समान या उससे भिन्न है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखा बनाएं। और दूसरा कह रहा है आपका कि गांधी जी के भाषणों को पढ़ें और दांडी मार्च के उद्देश्य को दर्शाने वाले मुख्य वाक्यों को चुनें। और आपका चौथा कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की सीमा को दर्शाने के लिए एक नमूने की रचना कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बारे में सिखाना है, तो उसके लिए सबसे अधिक मतलब गतिविधि आधारित प्रक्रिया कौन सी होगी। तो आपका सही ऑप्शन होता है आपका भी कि किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखा बनाएं। अब जानते हैं यहाँ पर बेसिक तौर पे कि आपका क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक पर लगाए गए विरुद्ध किया गया आंदोलन था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च साल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिनों की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तक के तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। यह 1 वर्ष तक चला और 1931 में इरविन समझौते के बाद इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकारों को जीवन के अधिकारों का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय निम्नलिखित में से किस तर्क का छात्र प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आज्ञानात्मक तर्क है। तो मैंने आपको बताया कि आज्ञानात्मक तर्क में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद नियम दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई नियम तो दे नहीं रहा है। दूसरा कह रहा है आपका कि निगनात्मक तर्क। तो निगनात्मक तर्क में क्या होता है कि पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। तो यह भी आपका सही नहीं होता है। अब यहाँ पे है कि कारण प्रभाव तर्क। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होता है वो क्या होता है,
सी वाला होता है कि कारण प्रभाव तर्क का प्रयोग कर रहा है। सरलीकृत या तर्क जो होता है उसमें कोई भी जटिल चीज़ों को सरल तरीके से समझाना सरलीकृत तर्क होता है। अब जानते हैं यहाँ पर, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि यह पहले कारण मतलब कारण प्रभाव का तर्क बता रहा है कि किस प्रकार से कारण है और उसका तर्क क्या होना चाहिए, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय स्रोत क्यों होते हैं। इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है। पहला कह रहा है कि कोयले का निष्कर्षण, दूसरा कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण, तीसरा कह रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और चौथा कह रहा है कि प्राकृतिक चक्र। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे प्राकृतिक चक्र की समझ होना बेसिक तौर पे वांछित है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। जानते हैं यहाँ पर कि ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य स्रोत अनवीकरणीय होते हैं। ठीक है, इस विषय की समझ विकसित करने हेतु प्राकृतिक चक्र को समझना वांछित है। ऊर्जा के उन स्रोतों को जिनकी लघु समयावधि के अंतर्गत पुनः पूर्ति की जा सकती है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी लघु समयावधि के बाद पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के जो हैं वह अनवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं। नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायोमास शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समाजीव विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेखक एक नौकरशाह हैं जिस पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या न करें और कैसे करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि उल्लेख करें कि कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लेख पढ़ना जारी रखें। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में लेख के अंशों का उपयोग करें परंतु लेखक का नाम न बताएं। और तीसरा कह रहा है कि यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि लेख का उपयोग न करें क्योंकि यह एक पुरानी सरकारी नीति के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे शिक्षिका के लिए जो सबसे उपयुक्त होगा वह क्या होगा आपका, कि यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने छात्रों को वृत्त चित्र दिखा रहे हैं जहाँ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं कि हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार है। तकनीकी रूप से सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानाध्यापक का बयान धार्मिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, दो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों के विरोध में है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं है, हालांकि यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप है जहां स्कूलों को किसी भी धर्म को लागू नहीं करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि प्रधानाध्यापक का बयान धार्मिक निरपेक्षता को दर्शाता है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों को पालन करता है। और चौथा कह रहा है आपका कि प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी। जानते हैं आपका कि आपसे अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण देने से रोकती है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्र को सम्राट अशोक के धर्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा। पहला कह रहा है कि अशोक महान, अशोक पर एक वृत्तचित्र, या अशोक स्तंभ, या अशोक और मौर्य वंश के पतन पर रोमिला थापर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, या अशोक के समय के कपड़ों वाला एक संग्रहालय। तो यहाँ पर छात्र को अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाने के लिए अशोक स्तंभ जो होगा वह बेसिक तौर पे प्राथमिक स्रोत के रूप में अध्यापक द्वारा उपयोग किया जाएगा, ये सबसे अच्छा है। जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के समूह संस्था द्वारा एकत्र किए जाते हैं प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं।
जो आंकड़े किसी प्रकाशित या अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें हम लोग द्वितीयक स्रोत कहते हैं। अशोक स्तंभ प्राकृतिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से अशोक द्वारा उत्कीर्णित कराया गया है। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन होता है प्राथमिक स्रोत के अकॉर्डिंग कि आपका अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग यानी कि यहाँ पे कहा गया कि ब्लूमबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर होगा। पहला कह रहा है आपका कि एशिया में धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों की सूची बनाना। दूसरा कह रहा है आपका कि क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान द्वारा अंगभूत सिद्धांतों में से एक है। तीसरा क्या गया है कि दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। और चौथा कह रहा है कि अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार पर चर्चा करें। तो यहाँ पर ब्लूमबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कि दिए गए देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्षता और गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। अब यहाँ पे बात करें कि ब्लूमबर्ग वर्गीकरण जो है शैक्षिक शिक्षण उद्देश्यों की जटिलता और विशिष्टता के स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए जाना जाता है। सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण का सिद्धांत बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजार की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों को समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न इसके परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होगा। पहला कह रहा है कि क्या साप्ताहिक बाजार परिवारों की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्यों तथा क्यों नहीं। तो बेसिक तौर पे यह आपके साप्ताहिक बाजार की प्रकृति के बारे में सही क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है। तो पहला गलत है, क्यों गलत है हम आपको बताएंगे। दूसरा कह रहा है कि साप्ताहिक बाजार और स्थानीय दुकानों की विशेषताओं की तुलना करें और विषमता दिखाएं। तो यह बिल्कुल सही है कि यह साप्ताहिक बाजार के प्रकृति के बारे में बच्चों का सही प्रकार से परीक्षण करेगा। तीसरा कह रहा है कि क्या आपको साप्ताहिक बाजार में एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है, यदि है तो क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं। तो यह भी साप्ताहिक बाजार के बारे में सबसे अच्छा परीक्षण हो सकता है। और चौथा कह रहा है आपका कि क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है, यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है, यदि नहीं तो क्यों नहीं बढ़ा सकता है। तो यह भी साप्ताहिक बाजार के परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होगा सी वाला होगा कि 2 और 3 और 4 जो है वह साप्ताहिक बाजार के परीक्षण के लिए एक अच्छा प्रश्न होगा। अब जानते हैं कि सामान्य बाजार का अर्थ उस विशेष स्थान से है जहां भौतिक रूप से क्रेता और विक्रेता वस्तु और सेवाओं का विनिमय करते हैं। और साप्ताहिक बाजार का एक ही प्रकार है जो सप्ताह में एक दिन लगता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयुक्त होगी। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी, तो आपका ऑप्शन है आपका, और आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित हाल ही की खोज के बारे में पढ़कर यह समझाने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूदा विवरण में कैसे बदलाव आता है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही कि सबसे कम आपकी गतिविधि सबसे कम होगी, छात्रों की गतिविधि इसमें सबसे कम होगी क्योंकि छात्र इसमें किसी प्रकार का गतिविधि नहीं कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि छात्रों से 2 अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहना। तो इस प्रकार के भी चीज़ों में बेसिक तौर पे क्या होगा कि इसमें बेसिक तौर पे छात्र पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इसमें छात्र क्या होंगे, गतिविधि में आधारित, मतलब कि बेसिक तौर पे सक्रिय रूप से छात्र जो होंगे गतिविधि में शामिल होंगे। तो बी वाला जो है गतिविधि में शामिल होंगे, ठीक है, इसमें बेसिक तौर पे कम होने की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि छात्र खुद उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि कम गतिविधि किस में होगी, तो ए वाले मतलब पहले वाले में होगी, दूसरे वाले में छात्र खुद पढ़ते हैं तो इनमें गतिविधि उनकी अधिक होगी। तीसरा कह रहा है कि छात्रों को एक समुदाय के 2 अलग अलग सदस्यों से उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहना। तो इसमें बेसिक तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है आपका कि छात्र जो होता है समुदाय, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने समुदाय के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं और इसमें भी उनकी गतिविधियां कम होगी क्योंकि खुद वह चीज़ों को जाकर नहीं कर रहे हैं। और चौथा कह रहा है कि छात्रों से शासित देशों के इतिहासकार और शासक देशों के इतिहासकार द्वारा उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहना। तो यह भी आपका छात्र द्वारा कम गतिविधि आधारित प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है
1, 3 और 4, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है। पहला कह रहा है आपका कि सरकारी नियंत्रित मीडिया और निजी मीडिया दोनों क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा कह रहा है आपका कि क्या मीडिया बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तीसरा कह रहा है कि मीडिया की घटनाओं को संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है आपका कि उन दृष्टांतों का वर्णन करें जब सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण यानी कि सेंसर लगाया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे और इसके लिए सबसे अच्छा जो परीक्षण होगा वह क्या होगा आपका सी वाला, कि मीडिया की घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। ये क्या होगा, संतुलित आपका बेसिक तौर पे परीक्षण होगा। अब जानते हैं बेसिक तौर पे कि संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी विषय पर प्रत्येक दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि मीडिया घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट प्रकाशित करती है तो निरंकुश शासन का अंत करके लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जा सकती है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सुश्री रोज अपनी कक्षा से पूछते हैं कि यदि मनुष्य ने अलग अलग समय क्षेत्र में बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया तो क्या होगा। 4 छात्र निम्नलिखित उत्तर देते हैं और कह रहा है कि वैचारिक अस्पष्टता के बढ़ते क्रम में चारों छात्रों को व्यवस्थित करें। तो पहला छात्र जो कह रहा है वह कह रहा है कि देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। दूसरा कह रहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। तीसरा कह रहा है आपका कि दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक होंगे। और चौथा कह रहा है कि कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी तो कुछ देशों के लिए सुबह 7 बजे होगी। तो अब यहाँ पे वैचारिक अस्पष्टता को लेकर ठीक है व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा वैचारिक अस्पष्टता दे रहा है वह है आपका छात्र दूसरे का, ठीक है, दूसरे छात्र का है तो आपका 2 होगा पहले। उसके बाद जो अस्पष्टता देता है वह है आपका तीसरा छात्र कि दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक ही होंगे। उसके बाद आपका जो है नंबर आता है पहले छात्र का कि देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। और उसके बाद नंबर आता है चौथे छात्र का कि कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी तो कुछ के लिए सुबह 7 बजे होगी। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होता है वह डी वाला होता है। इस सेशन का अंतिम जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञान। तो संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि मनी प्रॉब्लम क्या है, इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे वह व्यक्ति जो है, वह बालक जो है मनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानता है, तो इस कारण से वह अपने विचार को वहाँ पे नहीं कुछ प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यह बिल्कुल संज्ञान के आधार पर, क्योंकि वह अपने विचारों को, अपनी समझ को क्या करेगा कि वहाँ पर दर्शाएगा, अपने द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है। तो यह आपके संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सिद्धांत है और सिद्धांत आपने पता है कि लिखे जाते हैं, वहाँ पर वह अपनी समझ का विकास नहीं कर सकता है, अपनी समझ से कोई चीज़ों को नहीं दे सकता है, क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं, ठीक है, वह ऑलरेडी किसी न किसी के द्वारा दिए गए होते हैं। तो वहाँ पर हम अपनी समझ को नहीं लगा सकते हैं। चौथा कह रहा है कि आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चा अपने समझ से कुछ न कुछ बेसिक तौर पे आंसर दे सकता है। और पांचवा आपका कह रहा है कि एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिलाएं हैं, क्या लिंग अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर भी बच्चा अपनी समझ से चीज़ों को बता सकता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि बी, डी और ई जो है वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। तो दोस्तों ये था आपका 13वां क्लास सी टेट का।
जल्दी आपका 14वां क्लास लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।